नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है बहुत स्टैंडर्ड तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आपको हम संपूर्ण बायोलॉजी से 12th की संपूर्ण बायोलॉजी से 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात, 75 नाम सुनकर एकदम घबरा मत जाना, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि अगर हम 2 से 3 बार इन टॉपिक को देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीक़ा से हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको संपूर्ण बायोलॉजी के, ठीक है, 12th की। तो आज से आपका जो डर है बायोलॉजी के प्रति वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं, अगर हम 2 से 3 बार इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीक़ा से पढ़ो, समझ कर पढ़ना चाहिए, ना कि रट्टा मार जो विद्या होती है वो काम की नहीं होती। समझ के पढ़ना चाहिए। 2 लाइन हमने उसमें समझी, ठीक है, फिर हम खुद से बनाकर भी उसमें लिख सकते हैं, 1-2 चीज़ अपनी भी जोड़ सकते हैं। इस तरीक़ा से हमें याद करना चाहिए। डरना बिल्कुल नहीं है हमें। कभी हम ये सोचते हैं कि पेपर पता नहीं कैसा आए, बहुत के दिमाग में ये डर रहता है कि पता ना बायोलॉजी का कैसे पेपर होगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है। अरे घबराने की क्या ज़रूरत है, पेपर ये तो हवा थोड़ी ना है जो खा जाएगा। अरे इंसान से बड़ा कुछ है, सबसे बड़ा होता है जुनून, और जुनून कुछ करने का है तो कुछ भी किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पर अपनी वीडियो लेकर आए हैं बायोलॉजी में। आज बताएंगे कि किस तरीक़ा से आप 75 टॉपिक पर फोकस करके अपना बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे FM गोल्ड चैनल में, और मैं आपके साथ मोहसिन खान बन रहा हूं आपके साथ बायोलॉजी की क्लास में। देखते रहिए अंत तक हमारी वीडियो को, ठीक है। शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम है मेहनत करना, आपका काम है हमारी मेहनत को आगे पहुंचाना। तो आप पर डिपेंड करता है, इसलिए आप लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। हमारा क्या टॉपिक है, तो आज देखेंगे हम कक्षा 12, ठीक है, कक्षा 12 बायोलॉजी के संपूर्ण किताब के 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से पढ़िए और जीव विज्ञान में पेपर को बहुत अच्छे से फोड़िए, ठीक है, 95% फोड़िए बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा अनुभव है ये। मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हवा में, मैं अनुभव बता रहा हूँ कि किस तरीक़ा से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम बायोलॉजी की जितनी भी हमारी पूरी किताब है उसके सभी जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर से हम यहाँ पर लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर, पहला जो है हमारा वो है अपरिपक्व पराकोष का चित्रण, ठीक है। अधिकतर पूछा जाता है। पहला टॉपिक है हमारा कि अपरिपक्व पराकोष का चित्रण, ठीक है। दूसरा है हमारा परिपक्व पराकोष का चित्रण, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चित्रण हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। फिर तीसरा है हमारा आवर्तबीजी बीजांड का चित्र, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 चित्र हो गए। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मादा और नर जनन अंग तंत्र का जो चित्र है वो अधिकतर पूछा जाता है। मादा और नर जनन अंग तंत्र जो है उसका जो है चित्र वो अधिकतर पूछा जाता है। उसका भी हम क्या करते चलेंगे, फोकस करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा अपरिपक्व पराकोष का चित्र पूछा जाता है, और दूसरा हमारा है परिपक्व पराकोष का चित्रण, और तीसरा है आवृतबीजी बीजांड का चित्र। अब चौथा हमारा है यहाँ पे परागण। परागण जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। परागण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, कितने प्रकार के होते हैं परागण, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्वपरागण, ये भी हमें अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा परपरागण,
ठीक है, ये दो होते हैं हमारे। परागण होता क्या है कि एक पुष्प के परागकण, ठीक है, पराग कोश से उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर जब पहुंचते हैं जाकर, तो वहां पे जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, दो प्रकार से होता है ये। कैसे कैसे होता है? एक तो स्वयं होता है, एक तो उसी जाति के पुष्प के परागकण उसी जाति के पुष्प के बढ़ती काग्र पर जब पहुंचते हैं, ठीक है, तो क्या है, वहां पे स्वयं परागण हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वयं परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, और दूसरा हमारा परपरागण। ये अधिकतर किसके द्वारा होता है? माध्यम के द्वारा होता है। यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी भी चीज को, जैसे अगर हम खेत पे जा रहे हैं, 40 किलो 50 किलो वजन हम ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा कट्टे हैं, ठीक है, ज़्यादा कट्टे हमारे पास खेत में ले जाने के लिए, तो वहाँ माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है, तो माध्यम क्या? कोई ट्री वगैरह करेंगे, कुछ भी सवारी करेंगे हम, तो वहाँ पे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो परपरागण होता है उसमें भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें माध्यम हमारे कीट हो सकता है, ठीक है, जल हो सकता है, जल के द्वारा होता है, और नंबर 2 नंबर 3 हमारा वायु के द्वारा होता है। ठीक है, ये तीनों इसमें कारण होते हैं, माध्यम होते हैं। ठीक है, किसमें? परपरागण में। ठीक है, तो ये परागण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें परागण की हानियां भी पूछी जा सकती हैं, स्वयं परागण की हानियां, परपरागण की हानियां भी पूछ ली जाती हैं, अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अधिकतर स्वयं परागण और परपरागण में अंतर पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से तैयार करके जाना है, यानी कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगला हमारा निषेचन है। क्या है? द्विनिषेचन। ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निषेचन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, द्विनिषेचन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमें घुमा फिरा के हमसे प्रश्न पूछ लेगा वो कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीका से पूछ लेता है, घुमा देता है, तो हमें ये भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तीसरा हमारा छठा है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, ठीक है, ये छोटे प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और सातवां हमारा है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसमें क्या है, कभी कभी पूछ लेता है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? अंतर। तो हमें क्या है, दोनों अच्छे से तैयार करके जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो क्या हमें इनमें अंतर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में हमें लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगला है हमारा आवर्त चक्र। ठीक है, आवर्त चक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है। पिछले साल पूछा था ये। ठीक है, जिसे ऋतुस्राव के नाम से भी आता है ये। ठीक है, आर्तव चक्र के नाम से भी आता है, महामारी के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरीका से पूछ सकता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि एक तरीका हम याद करके चले गए और फिर सोचते हैं हम पेपर में जाने के बाद कि यार ये तो आया ही नहीं, हम जो याद करके गए, तो कई तरीका से हमसे पूछ लेगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, याद करने के लिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा नंबर 10 अंडाणु जनन। ठीक है, और शुक्राणु जनन, दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से तैयार हमें करके जाना है। 12 है हमारा मनुष्य में यौन संबंधित रोग। यौन संबंधित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसमें एड्स, सिफिलिस आ जाता है, सुजाक आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? सुजाक। ये कैसे हैं? यौन संचारित रोग हैं जो अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं हमसे। ठीक है, एड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, सुजाक के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं? यौन संचारित रोग हैं। ठीक है, एड्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि मनुष्य में यौन संबंधित रोग जो हैं वो हमें अच्छे से तैयार करके जाने। एक तो हमें लॉन्ग करके जाना ही है, वो तुम एड्स कर लो या सुजाक कर लो। ठीक है, अगला है हमारा परिवार नियोजन। इसमें ज़्यादातर अधिकतर पूछ लिया जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें लॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, तो लॉन्ग कर देते हैं उसमें। और अगर आएगी तो टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी कि परिवार नियोजन क्या होता है। ठीक है, बताइए, समझाइए।
ठीक है। तो आ जाएगा कि परिवार नियोजन क्या होता है। अगला है हमारा आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग हमारे जैसे हीमोफीलिया, वर्धानता, इनके बारे में अधिकतर पूछ लेते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया की बात करें तो ऐसा रोग है कि इसमें इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके अगर उसे वो चोट लग जाए तो उसका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है। ठीक है। वो रुकता नहीं है यानी कि धक्का नहीं जमता है और अंत में उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जो हीमोफीलिया रोग होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जो ब्लड है अगर चोट लगने पर रुकता नहीं है, यानी कि हम नॉर्मल, अगर हम मनुष्य नॉर्मल हैं, ठीक है, और हमारे चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद तुमने देखा है कि एक परत सी जम जाती है प्लाज्मा की तरह। लेकिन इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है हीमोफीलिया से, उसकी ये परत नहीं जमती, यानी कि उसका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है और अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और हमारा वर्धानता, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है। इसलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रंगों में जब अंतर ही नहीं कर पाएगा तो ट्रेन के ड्राइवर को बनने के लिए रंगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लाल और हरे रंग की उसमें बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। तो इसलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये हमारे आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है। अगला हो गया हमारा प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नियम क्या है, इम्पोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। ठीक है। और अंतर भी पूछ लिया जाता है इनमें। क्या पूछ लिया जाता है, अंतर। ठीक है। अब है हमारा एक संकर और द्वय संकर, इनमें भी कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है। क्या पूछ लिया जाता है, अंतर। ठीक है। 16वां हमारा टॉपिक है कि एक संकर और द्विसंकर में अंतर बताइए, इस तरीक़ा से पूछ लेता है या क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, तो इसे हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है। अगला है हमारा 17 अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है। क्या नियम पूछ लेता है इसमें, नियम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और हमारा 18 है मेंडल का नियम। क्या है, मेंडल का नियम। मेरे भाई ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ये 19वां हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मधुमक्खियों में पूछ लेता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला है हमारा 20 जीन। ठीक है। 21वां है हमारा डीएनए तथा आरएनए क्या है, परिभाषाएं लिखिए। ठीक है। डीएनए तथा आरएनए क्या है, परिभाषाएं कभी कभी आ जाती है, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 22वां है हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है और अधिकतर बार पूछा गया है। ठीक है। कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। बहुत अच्छे से तैयार करके आने हैं। हम अभी आपको शॉर्ट लेकर आए, इस वीडियो को टॉपिक लेकर आए। अगली जो वीडियो हमारी आएगी बायोलॉजी की, उसमें हम आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्यूशन सहित लेकर आएंगे। ठीक है। और 1 से 6 तक के पहले हमारे आएंगे, उसके बाद 6 से ऊपर तक की जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3 नंबर वाले, वो वीडियो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक आप इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है हमारा डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है। और ये क्या है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमें इस पर। आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ने नहीं है। 24 हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट, इस नाम से पूछ लिया जाता है, अनुलेखन के नाम से पूछ लिया जाता है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट इम्पोर्टेंट है और कभी कभी अनुलेखन के नाम से पूछ लिया जाता है कि अनुलेखन प्रक्रिया क्या है। 25वां हमारा जीवन की उत्पत्ति और 26वां हमारा जैव विकास के प्रमाण और 27वां हमारा डार्विन का योगदान किस प्रकार रहा। 28वां हमारा उत्परिवर्तन
29वां है हमारा पुनर्योजन, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। और 30वां है हमारा आनुवंशिक कूट, ये भी वेरी वेरी क्या है? इम्पोर्टेंट है। जिन्हें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? जिस पे मैंने लिखा है और जिन्हें मैंने बताया इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे से उन पर ध्यान देना है। देना सभी पे है, लेकिन उन्हें थोड़ा अच्छे तरीक़ा से हमें देख के जाना है। जब तक मैं इन टॉपिक को आपको मैंने समझाया है, ठीक है? कितने हो गए हमारे? 30 टॉपिक हो गए यहाँ तक। तो इन्हें अपनी अच्छे से क्वेश्चन बैंक में, अपनी किताब में, या तुम्हें लिखवाए होंगे उसमें से तब तक तैयार करें। अगला टॉपिक है साथियों हमारा 31वां टॉपिक है हमारा प्राकृतिक चयन, ठीक है? चयन का मतलब होता है चुनना, ठीक है? और अगला हमारा है जीन प्रवाह, ठीक है? जीन प्रवाह के जीन के बारे में एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम जीन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन याद करके जाएंगे, अगर हमें वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है तो हम उसे लिख के आ सकते हैं। अगर हमें याद भी नहीं होगा, अगर जीन से संबंधित एक भी क्वेश्चन है हमारा, तो आसानी से लिख सकते हैं। तो जीन मैंने बताया है, एक ना एक क्वेश्चन तो इससे संबंधित आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बच्चे इसमें क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं देखकर कि यार ये कहाँ से पूछा गया है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत ये कहाँ से पूछा गया है, इसमें थोड़े घबरा जाते हैं, ठीक है? तो इसे बहुत अच्छे से देखकर जाना है। 33वां जो है हमारा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, बहुत अच्छे से हमें देख के जाना है, क्योंकि जो हमें पता है उस पर तो हम कम भी फोकस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पता उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। हमारे हाथों से ये चीज़ निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त जब निकल जाता है तो फिर कभी भी लौट कर नहीं आता। किसी ने कहा भी है कि अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हमारे पास है तो वो है वक्त, ठीक है? जिसे भी दे रहे हो सोच समझ के दो, और ऐसी जगह खर्च करो यहाँ से कुछ लौट के मिलने वाला हो। ऐसी जगह खर्च मत करो यहाँ से कुछ मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि फिर पछतावे किसी पर कुछ भी नहीं बचता हमारी ज़िंदगी में। जब समय गुजर जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। इसलिए हालात को समझें और अपनी पढ़ाई को नियंत्रण करते रहें, और हम आपको वीडियो लगातार लाते रहेंगे। हालात को समझने वाले बनो, ठीक है? अगला हमारा अनुकूली विकिरण, ठीक है? 35वां हमारा मानव विकास से संबंधित एक क्वेश्चन हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। 36वां इंटरफेरॉन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। कैसा है? इम्पोर्टेंट, अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है? और 37वां हमारा परिरक्षा तंत्र, ठीक है? इसके बारे में भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा, देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट है ये भी हमारा। स्टेम कोशिका, इससे भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? और 39 संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। अब वो किसी पे मिल जाए, कैंसर पे मिल जाए, किसी पे भी मिल जाए, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें यहाँ को देखने को मिलेगा। या इस तरीक़ा से भी मिल जाएगा, संक्रामक रोग होते क्या हैं, ठीक है? संक्रामक रोग होते क्या हैं लिखेंगे, जो एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। बहुत ऐसे हैं हमारे संक्रामक रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से हमें तैयार करके जाना है, ठीक है? संक्रामक तथा असंक्रामक रोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। 40 है हमारा मलेरिया, डेंगू बुखार या चिकनगुनिया। तुमने देखा है मलेरिया, तीनों ही क्या मच्छरों के काटने से फैलते हैं, ठीक है? तीनों ही मच्छरों के काटने से फैलते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं अपने आप में, ठीक है? तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। तीनों में से, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं तीनों, और एक हमें देखने को अवश्य मिलेगा। अगर हम तीनों पढ़ के जाएंगे, ये हार्ड नहीं है,
ये हार्ड नहीं है याद करने में, ये आसान है। अगर हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना तो एक दो बार में हमें आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, कारण क्या है इनका, ठीक है, लक्षण क्या है, फिर उपचार क्या है, 3-4 चीज़ें इसमें लिखनी हमें होती हैं। ठीक है, किस कारण ये फैलते हैं, ठीक है, और क्या क्या कारण होते हैं इसमें, उपचार इसका क्या है, अंत में उपचार लिख देते हैं हम, और हमारा क्या है जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक यहाँ से तैयार करके जाना। 41 हमारा बाहित मल, ठीक है, और 42 हमारा बायोगैस। बायोगैस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो अधिकतर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो अधिकतर पूछा जाता है। अगर बायोगैस हम कभी कभी क्या है अपने प्रोजेक्ट जब हमारा वायवा होता है तो उसमें भी बना कर ले जाते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बायोगैस का मतलब होता है कि गोबर के द्वारा एक गैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है, एक माध्यम होता है उसके द्वारा यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बायोगैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब ये प्लांट लगे होते हैं, गांवों में भी लगे होते हैं, एक टैंक बनाया जाता है, उसके ऊपर एक टैंक रखा जाता है। ठीक है, उस प्रकार से होती है हमारी बायोगैस, देखने को मिलती है वहाँ पे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस तरीका का होता है हमारा एक टैंक। ठीक है, उसके ऊपर एक पाइप लगा होता है, एक इसमें टैंक और होता है अंदर। ठीक है, यहाँ पे होता है, इसके आसपास छोटे छोटे टैंक होते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से यहाँ पे एक छोटे छोटे टैंक होते हैं, इसमें गोबर पानी डाला जाता है एक में, और ये यहाँ से जुड़ा होता है, ये वाला जो सिरा है यहाँ से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीक़ा की हमारी बायोगैस होती है। ठीक है, टैंक इस तरीक़ा का हमें देखने को मिलता है, इससे क्या निकलती है, हमारी गैस निकलती है, इस तरीक़ा का है। ठीक है, थोड़ा देख लेना किताब में। और अगला है हमारा जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। ठीक है, और अगला है हमारा 44 है हमारा पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो हमें थोड़े हार्ड लगते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार हमें करके जाना है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम पेपर देने जाते हैं तो हम कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वो तो आया ही नहीं। मेरे भाई आया वो ही है, लेकिन घुमा फिरा के तुम्हें दे दिया और तुम उस पर फोकस अच्छे से करके नहीं गए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस ही दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, 7 सेट बनते हैं, वो कौन से सेट में पूछ लिया जाए वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर बात है, लेकिन हाँ पूछा ज़रूर जाता है, वही बताते हैं जो आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक में भी हम देखते हैं कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम कहते हैं कि सर ये हमारे जो पेपर है उसमें तो आया नहीं। तो 7 सेट बनते हैं, कोई से सेट में पूछ लेता है, लेकिन आया तो 23 में है, तो वो तो क्वेश्चन बैंक में लिखेंगे कि आया है ये। ठीक है, तो ये आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला है हमारा प्लाज्मिड्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, अधिकतर टिप्पणी पूछ ली जाती है। 46 है जीनी अभियांत्रिकी, ये भी क्या हमारा इम्पोर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी। और 47 है हमारा इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन। तो ये है हमारे टॉपिक, इन्हें अच्छे से देखें और अपनी कॉपी पर नोट करते भी चलें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली हम पढ़ रहे हैं और फिर बाद को हम देख रहे हैं, तो पूरी वीडियो देखें और इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। और अगला है हमारा पारजीनी जंतु, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बायोपायरेसी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अधिकतर इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, अधिकतर टिप्पणी पूछी जाती है। मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 48 हमारा पारजीनी जंतु, और 49 हमारा बायोपायरेसी, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। 50 हमारा क्राई प्रोटीन। ठीक है, 51 हमारा समष्टि और समुदाय में अंतर लिखिए,
ये पूछ लिया जाता है कि समष्टि और समुदाय में अंतर बताइए, क्या अंतर है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम ये भी क्या है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट, अच्छे से तैयार करके जाना है। और सहोपकारिता, सहोपकारिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी इस पे पूछ ली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी पूछ ली जाती है सहोपकारिता। लास्ट के हमारे जो चैप्टर हैं कुछ उनमें मिलता है, ये देखने के लिए बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, परभक्षी ये भी देखने को हमें मिलेगा। स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा में अंतर बताइए, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा क्या होती है, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परजीविता क्या होती है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। ये भी क्या है, दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। परजीविता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सहभोजिता भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इन पर। ठीक है, टिप्पणी जो है इन पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सहजीवन है हमारा, अगला है हमारा अनुकूल, मरुद्भिद, पर्यावरण, पारितंत्र। पारितंत्र क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, 62 है हमारा पारितंत्र के घटक, लॉन्ग में कर दिया जाता है। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में कर देंगे यहाँ पे। तो क्या है, हमें दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखकर जाना है, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही हमें करनी नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा उत्पादकता एवं अपघटन, और ये भी क्या हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। और 64 है हमारा ऊर्जा प्रवाह, ये भी क्या हमारा ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, ये हमारे हो गए क्वेश्चन। दोस्तों, आपको कहीं भी रहो आप मेहनत करते रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पढ़ना। आज जो सबसे ज़्यादा जो लगता है कठिन बच्चों को, वो लगता है पढ़ना। ठीक है, बाकी रील वगैरह देखना उन्हें कोई भी कठिन नहीं लगता। लेकिन सोचो अपने दिमाग से, क्या हमारे माँ बाप इसीलिए पढ़ा रहे हैं हमें कि हम पढ़े नहीं ढंग से, कि बस रील देखते रहें? नहीं, उनका एक सपना है, उनका एक सपना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा स्कोर करे। ठीक है, और हम स्कोर कब कर पाएंगे, जब अपनी किताबों पे अच्छा फोकस करेंगे, अपनी पढ़ाई पर अच्छा फोकस करेंगे, तभी तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वरना अन्यथा हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे माँ बाप की उम्मीदें हैं वो हमसे टूट जाएंगी। और तुमने देखा होगा कि एक उम्मीद का टूटना कितना बड़ा दुख देता है हमें। उम्मीद दुख ही ये नहीं है कि बस ऐसे दुख हो जाता है, उम्मीद का टूटना दुख देता है। जो दुख होता है हमारा, वो उम्मीद टूटना, जब उम्मीद टूटती है तब दुख होता है। तो जो हमारे माँ बाप हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कुछ के माँ बाप खेतों में काम करके पैसे ला रहे हैं, कुछ के माँ बाप कारखानों में काम करके ला रहे हैं, कुछ के माँ बाप भट्टियों के सामने बैठे हैं तब पैसे लेके आ रहे हैं, किसी के माँ बाप दोपहरी में खेत में काम करके आ रहे हैं तब पैसे ला रहे हैं, तब स्कूल में फ़ीस जमा कर रहे हैं ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। और हम क्या करते हैं कि लापरवाही पे लापरवाही करते जा रहे हैं। अरे यार, कभी देखो अपने माँ बाप को जाकर, खेतों में जब वो काम कर रहे हो तो तब जाके वहाँ पर बैठो और उनकी तरफ देखो। मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी भी मोटिवेशनल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका मोटिवेशनल सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप हैं, आपके घर की स्थिति है। जब हम इन चीज़ों को करीब से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, इनमें गहनता खोजने का प्रयास करेंगे, तो खुद ब खुद हमारा पढ़ने का मन करेगा। लेकिन हम करते क्या हैं, इन चीज़ों पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, और नतीजन ये होता है कि हम पढ़ाई में लापरवाही करते चले जाते हैं, और जो हमारे माँ बाप की उम्मीदें हैं वो हमसे टूट जाती हैं। और जब माँ बाप की उम्मीदें टूटती हैं तो फिर उन्हें बहुत बड़ा धक्का भी लगता है, और उन्हें अफसोस होता है कि मैंने काश ऐसी औलाद को जन्म नहीं देता। तो माँ बाप को प्राउड फील कराइए, ना कि उन्हें अपने लज्जित होना पड़े तुम पे। ठीक है, वक्त है अभी तुम्हारे पास, अपने माँ बाप की हालत को देखो, उनकी परेशानियों को समझो, किस किस परेशानी में वो तुम्हारे लिए पैसा कमा कर ला रहे हैं, उनका एक एक रुपया तुम्हारे लिए कीमती है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। वो एक ऐसा पेड़ तैयार कर रहे हैं जो छाया दे उन्हें। हम क्या, एक पेड़ हैं, अगर हम अच्छे से उन्हें छाया नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा है हमारा, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पेड़ को तो फिर काट देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे जब हमारे माँ बाप हमें अच्छे से पाल रहे हैं, हमारी सारी चीज़ों की व्यवस्था करके हमें दे रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम मांगते हैं वो ला कर दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए पेंसिल के लिए पैसे मांगते हैं ला कर देते हैं,
और हम बस एक उम्मीद रखते हैं। हम 100 उम्मीद करते हैं उनसे, वो हमसे मात्र एक उम्मीद करते हैं और वो हमारी 100 उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और हम उनकी एक उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। तो सोचने वाली बात है, सोचेंगे तो पढ़ाई में आप दमदार मेहनत करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अपने माँ बाप के हालत के बारे में ज़रूर सोचें। अगला हमारा टॉपिक है 65वां हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, क्या है ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट और कभी कभी लॉन्ग पूछ लिया जाता है। ठीक है, 66 है हमारा जैव विविधता। जैव विविधता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, जैव विविधता क्या है, टिप्पणी के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 67 राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, और 68 है हमारा तप्त स्थल या हॉटस्पॉट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट है मोस्ट। अगला है हमारा बाघ परियोजना और घड़ियाल परियोजना। इन दो में से तो आपके बार फंसने वाला है, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा, या तो बाघ परियोजना से फंस जाए या घड़ियाल परियोजना से। ठीक है, यही उम्मीद है कि दोनों से जरूर आएगा। ठीक है, क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमें दोनों पर। ठीक है, अभ्यारण्य। और अगला है हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रेड डाटा बुक हम सोचेंगे पता नहीं क्या चीज़ है। रेड डाटा बुक का मतलब होता है कि एक ऐसी किताब जिसमें जो विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियां उनका जिक्र किया जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया रेड डाटा बुक। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, हम मतलब दो लिस्ट बनाते हैं। एक तो बना लेते हैं हमारी जो चीज़ आई है, कुछ चीज़ हमारी खो जाती हैं तो वो अलग बना लेते हैं हम, तो वो क्या हो गई, हमारी रेड डाटा बुक हो गई। यानी कि इसमें जो खोए हुए, यानी कि जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं उनका जिक्र किया जाता है रेड डाटा बुक में, इसलिए इसका रेड नाम रखा जाता है। ठीक है, डाटा किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना होता है। ठीक है, और अगला है हमारा संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त बहुत प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, डायनासोर वगैरह है, बहुत ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं लेकिन विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वन्य जीव। वन्य जीव क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 75वां क्वेश्चन है हमारा जैव विविधता संरक्षण। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर बार पूछ लिया जाता है और सबसे लास्ट में रखा जाता है इस क्वेश्चन को, ताकि बच्चे आसानी से कर सकें। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, उम्मीद यही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ये मैंने आपको 75 टॉपिक बताए, इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में एक नोट करें और नोट करने के बाद सभी के निशान लगाएं। बाकी हम आपको एक एक करके सारे टॉपिकों की वीडियो आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कराते रहेंगे। घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं जिस हौसले से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपका हौसला और अपना हौसला कभी गिरने नहीं दूंगा, चाहे भले से मैं गिर जाऊँ, लेकिन आपका हौसला, आपकी जो बुलंदियाँ हैं उन्हें मैं कभी भी झुकने नहीं दूंगा। और मैं आपको ऐसे ही आगे भी क्लासें लाता रहूँगा, आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मेरी ये आशा है आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैंने ये 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, जिन पर तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देकर जाना है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इन्हीं में से ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ें। ये ना सोचें कि अभी समय बहुत है, समय बहुत है, बहुत समय के बारे में नहीं सोचें कि समय तो एक ऐसी चीज़ है जो गुजरता चला जाता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, चाहे आप पढ़ें या नहीं पढ़ें। इसलिए पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। मैं आशा करता हूँ आपको मैंने ये टॉपिक बताए होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अपनी हालात को देखते हुए पढ़ें और एक अपना रूटीन बनाकर पढ़ें।
जैसा आपका रूटीन बन जाए, आपकी स्थिति के अनुसार उस रूटीन से पढ़ें। और स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो घर पर पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें उस चीज़ की। किसी ने कहा है दोस्तों कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में मेरे दोस्त, कि डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरी बात को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो लड़ता है अपनों सपनों के लिए, वही अपने सपनों को सच करता है। जय हिंद, जय भारत।